सुबह उसने फ़ोन खोला तो उसे ज़ोरेज़ का मुखसिस एक डिलीटेड शुदा मैसेज वसूल हुआ। एक दो मिस कॉल्स भी थी, अलबत्ता नोयरा का मैसेज पढ़कर वो कुछ परेशान हुई थी। एक केस है, मैं वो तुम्हें देना चाहती हूँ। सुबह सुबह चैम्बर आ जाना, केस स्टडी करने मैं तब भी मदद कर सकूँगी। उसे दिली खुशी हुई। 3 महीनों में नोयरा ने पहली बार उसे कोई अपना केस देने की हामी भरी थी, वरना इन 3 माह में तो वो पंचायतों के ज़रिए छोटे मोटे अर्जी के झगड़ों और घरेलू तशद्दुद के केसेस में फंसी ख्वार ही हुई थी। वो खूब तैयार हुई, वही पुरानी अलविना जहांदार लौट आई जो फतह की खुशी से सरशार मगरूर हुई जा रही थी। उसकी कार सदर शुक्र बिलाल कहीं से वापस ले ही आया था। उसे ड्राइव करके चैम्बर पहुंची तो छटक गई। पार्किंग एरिया में सफ़ेद लेमोनेंस खड़ी थी। शायद कोई आला अफसर तशरीफ लाए थे, शायद किसी बड़े ऑफिसर का केस था। अलवीना मखसूस इतराती चाल चलती लाबी से गुजरते नोयरा के रूम में आई और दहलीज पर ही रुक गई। वो यहीं खड़े होकर भी देख सकती थी कि नोयरा अकेली नहीं है थी। बड़े सोफे पर कोई टांग पर टांग रखे बरजमान था। अलवीना दूर से ही देख सकती थी कि उसके चेहरे पर भरमी थी, जैसे वो बर वक्त छुपाए बैठा था। अलवीना, नोयरा ने उसे देख लिया था। कम इन अलवीना के कदम पत्थर हो गए। नोयरा खुद उठ खड़ी हुई थी। वो अब सोफे पर बैठे शख्स से मुखातिब थी। क्या आप यहीं कंफर्टेबल महसूस करेंगे सर? इस ओके, वो फौरन बोला। नोयरा ने नामहसूस अंदाज में सर खम किया और निकलती चली गई। रूम में खामोशी थी, दो नफूस साख्त व जामिद थे। फिर अलवीना के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। काया पलट गई थी, लेकिन वो अब भी मजबूत खड़ी थी। पावर, उसने एक एक हरफ उगलने में कई लम्हे लगा दिए। जब पावर मिलती है तो तुम जैसे लोग हम जैसे लोगों को कैसे मिनटों में खरीद लेते हैं। एडवोकेट जोरेज हसन अनवान। फिर वो रुकी नहीं और उल्टे कदमों पलटी, लाबी तक आई। सामने और नोयरा खड़ी थी। अलमीना का रुख उसी की जानिब था। तो इसलिए मुझे यूं अफरा तफरी में बुलाया गया। अलमीना की आंखों में सुर्ख डोरे जाहिर हो रहे थे। मैं समझी मेरी टैलेंट को परखा गया है, मुझे अहमियत दी गई है और मुझे आपने कोई असाइनमेंट देने के लिए बुलाया है। लेकिन यहाँ तो आप मेरे वक्त को बेच चुकी हैं, मुझे बेच रही हैं। बेचना। नोयरा गड़बड़ा गई। वो जुरैद हसन है अलवीना, और वो तुमसे बात करना चाहता है। मुझे नहीं पता उसका तुमसे क्या रिश्ता है, और उसने यकीनन आपसे कहा कि वो इस केस से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है जिसमें वो आपके खिलाफ लड़ रहा है। अगर आप उसे मुझसे मिलवा दें। और आपने उसे मिलवा दिया। नोयरा कुछ कह नहीं सकी। इधर ऑफिस में बैठे जोरेस का चेहरा लाल हो रहा था। फिर वो एक झटके से उठा और बाहर आया। लाबी से गुजरते हुए उसने अलवीना का बाजू थामा और उसे अपने साथ बाहर ले जाने चाहा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी लॉन्ड्री नहीं हूँ। अलवीना खलक के बल चिल्लाई थी। बाजू छुड़ा लिया। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जिस पर तुम ये हक जता रहे हो, तुम्हारी दश्तय नहीं हूँ जो यूं जबरदस्ती कर रहे हो। सब यकतलक रुक कर इन्हें देखने लग गए। जुरैज मजीद लाल हो गया था। यहाँ तमाशा मत लगाओ अलवीना, आराम से मेरे साथ बाहर चलो। वो दबे दबे लहजे में घबराया और अलवीना को खींच लिया। वो पार्किंग एरिया तक इसके साथ खिंचती आई, खुद को छुड़ाने की मजामत करती रही, और जब वो लेमोजीन के करीब आकर रुका तो उसे छोड़ दिया। हाउ डेयर यू मैन मैन हैंडली ऑन जुरेज हसन। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, लड़खड़ा रही थी, आंखें सुर्ख थी, बह रही थी। क्या मैं कोई खिलौना हूँ जो तुम मुझे यूं ट्रीट करते हो? खिलौना नहीं हो, तुम एक बेवकूफ़, बेलगाम और बदज़बान औरत हो, और तुम एक बेवफा और बदकिरदार मर्द हो। अलवीना, अपने लफ्ज़ दुरुस्त करो। उसकी वाकई दिल पर लगी थी और आंखों से आग बनकर निकली थी। क्यों, वरना क्या करोगे? वो हत्थे से उखड़ रही थी। मुझे अपने बाप की जेल में फेंकवा दोगे? जैसे तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को मरवाया, वैसे तुम मुझे मरवा दोगे। हर केस जीतते हो ना? वो 2 कदम आगे आई थी। मुझ पर हरासमेंट का केस डलवाओगे? मुझे सरे बाजार नीलाम करोगे, या अपनी बदकिरदारी का सबूत देते हुए मुझे बेइज्जत करोगे? मैं इस वक्त वाकई हद से गुजर जाऊंगा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी, आंखों में खून था।
जो बकवास तुमने शफक से की उसे सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा था मैं तुम्हें जान से मार दूं। मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते को छुपाने की मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं जस्टिस सलमान तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, लेकिन तुम जो सच्चाई शफक ने बयान की उसे सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा था मैं खुद को दर पर लटका दूं, दर तख्त पर लटका दूं। उसकी आवाज़ बेसाख्त लहज गई और आंसू बेआवाज बह गए। वो जुरेज के करीब आई, उसके रूबरू खड़ी हो गई। तुम एक दोगले इंसान हो जुरेज, तुम बाकियों से अलग नहीं हो, तुम भी एक खुदगर्ज लड़की हो अलवीना, तुम अब मेरे दिल में कहीं नहीं हो। आई लव यू जुरेज। उसने चाहा, जुरेज के लबों पर अपने लब रख दिए। उसने चाहा फिर धूल धूल बनकर उसके कदमों में रुल जाए। एक बार फिर अलवीना ने खुद को गिराया, एक बार फिर जीते जीते भी खुद को हरा कर उसे सुरखरूख करना चाहा, लेकिन वो उसे बाजू से हटाकर निकल गया। पावर जब मर्द को मिलती है तो औरत जेर कर दी जाती है। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने फिर रोते हुए सिवाय यार से वापसी का रुख किया। उसे मजीद दुख हुआ जब उसने बिलाल को लॉन्ज में सोफे पर टांगे फंसकारे लैपटॉप गोद में लिए बैठे देखा और रोते हुए बिलखते हुए कमरे की जानिब भागी थी और बिलाल ने देख लिया था। वो उसे हमेशा यूं तहे दामन सा शिकस्ता खोजदा सा क्यों देख लेता था, फिर उस पर मुस्तरद वो उसका इस्तेज़ाब क्यों नहीं करता था, उसे रोता देखकर मजीद नहीं रुलाता था, हस्बे मामूल तंज नहीं करता था। वो कुछ कहे बगैर बैग फेंक कर दरवाजा कमरे में आई और मुकीद हो गई। प्याला हाथों में गिराए वो बिस्तर पर गिर गई थी और फिर उठ बैठी। लीना को आज तस्लीम करना था कि वो हमेशा सच कहता आया था। उसने आईपॉड उठाया था और अपनी आंखों के सामने रख लिया। तुमने सही कहा था जब कहा कि वो एक खुदगर्ज इंसान है। वो वाकई खुदगर्ज है, बेवफा है और इंतहाई एहसान फरामोश इंसान है। वो सब कह कर दिल हल्का करना चाहती थी, लेकिन मुखातिब दूसरी जाने मौजूद था। आगे अगले ही लम्हे जवाब मिला था। कौन सा इंसान खुदगर्ज नहीं होता मिस जहादाद, कौन सा मर्द बेवफा नहीं होता। उसने कहा कि मैं उसके दिल में कहीं नहीं हूँ। क्या इतनी जल्दी कोई किसी को दिल से खुरच कर फेंक सकता है? क्या कोई लम्हों में किसी को बेवक़्त कर सकता है? मोहब्बत तो जादानी है, फिर वो यूँ मोहब्बत का जनाजा कैसे निकाल सकता है? शायद वो गुस्से में था, शायद वो सब गुस्से में कह गया। गुमनाम आदमी कह रहा था। अलमीना भिड़ गई थी, गम और गुस्सा एक हो गया था। उसने मेरे साथ बेवफाई की, मुझे इतना अरसा इस्तेमाल किया, अपनी असली मोहब्बत की आड़ में मुझे इस्तेमाल किया, मुझे बेइज्जत किया और कहा कि वो मुझसे नफरत करता है, कि वो मुझे जान से मार डालना चाहता है। फिर भी मैं समझूं उसने सब बेख्याली में किया, मैं समझूं कि सब उससे गलती से सजा सरजद हुआ। वो मजबूर हो सकता है मिस जहांदाद, तुम उसकी हमायत कैसे कर सकते हो? अलवीना को हकीकी सदमा पहुंचा था। तुम हमेशा मुझे कहते आए हो कि वो मेरे साथ मुखलिस नहीं है, हमेशा उसे मुझसे मुंतफिकिर करते आए हो, और अब जब मेरा दिल शबहत का शिकार हो गया है तो तुम कहते हो कि मजबूर हो सकता है, कि जो उसने किया वो गलत, गुस्से में दिया गया रद्दअमल हो सकता है। मैंने ये कहा कि वो खुदगर्ज है, ये नहीं कहा कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। अलवीना कुछ कह नहीं सकी, गोल नुक्ते स्क्रीन पर हिलते नजर आ रहे थे। ये रास्ता आपने चुना है मिस जहांदाद, मैंने आपको बताया था कि ये गलत है, लेकिन आपने यही रास्ता चुना, ये आपका इंतखाब था, मेरा उस पर इख्तियार नहीं था। मैं वापस नहीं पलट सकती, मैं वापस पलटना ही नहीं चाहती। अलवीना ने करब से आंखें मूंद ली थी। तुम्हें नहीं पता मुझे जुरैद हसन से किस कदर मोहब्बत है, तुम्हें नहीं पता। शायद मैं जानता हूँ मिस जहांदाद, जभी तो आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है। मैं बुरी नहीं हूँ, मैं जुरैज का बुरा नहीं चाहती, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं बिलाल का बुरा भी नहीं चाहती। वो अब लिखती जा रही थी। पर मैं बुरा कर रही हूँ, मैं एक बेवफा शख्स से मोहब्बत करके खुद को बर्बाद कर रही हूँ, उस शख्स की बीवी का हक छीन रही हूँ, मैं अपने अपने शौहर का हक छीन रही हूँ। आपकी शादी जिन हालात में हुई है वो साजगार नहीं थे। अगर आप बिलाल को अपना शौहर नहीं मानती तो आप भी गलत नहीं है मिस जहांदार,
फिर वो मेरा शौहर है, वो अपना इस्तेमाल कर रही थी। मैं मानूं या ना मानूं, वो मुझ पर हक रखता है। मैं उसके साथ ज़बान दराज़ी करती हूँ, उसको बेइज्जत करती हूँ, उसे बेगैरत कहती हूँ, लेकिन वो बर्दाश्त करता है। वो बर्दाश्त क्यों करता है? मैंने बिलाल को लाख मर्तबा बदकिरदार कहा, उसके माथे पर बल भी ना आया। आज मैंने जुरैज को बदकिरदार कहा, उसने जवाबन मुझे दिल से निकाल फेंका। फिर आप क्या चाहती हैं मिस जहांदाद? वो सवाल एक लम्हे का था, वो सवाल पूरी पूरी जिंदगी था। मैं चाहती हूँ बिलाल मुझे छोड़कर ऐसी औरत को चुने जो उसके लायक हो। मैं चाहती हूँ ज़ुरैश शफ़क़ को छोड़कर मुझे अपना ले, क्योंकि मैं उसके लायक हूँ। फिर मेरा सहारा लेना छोड़ दे। उसे लगा इन तीन घूमते नुक्तों में अजीब सा मलाल था। लफ्ज़ नज़र आ रहे थे। मैं ना आपका ज़ुरैश हूँ, ना आपका बिलाल। आप जो कहना चाहती हैं अपने आशिक से कहें या अपने शौहर को बताएं। मैं आपके लिए कुछ नहीं था, मैं अब भी कुछ नहीं हूँ। तुम कौन हो? वो सवाल जो वो हमेशा करती थी, जिसका जवाब कभी नहीं मिलता था। वो दूसरी जानिब अब मौजूद नहीं था। अलवीना जान गई थी जुरैद हसन कहीं जहन में ना रहा। बिलाल सोचों में महवर हो गया। वो इस पहलू पर सोचती रही, वो किसी से मोहब्बत करती वो किससे मोहब्बत करती है, और कोई उससे मोहब्बत करता है, कोई ऐसा जो समझता है अलवीना जहांदार लाहासिल है। वो सूरत हाल पर गौर करती रही, फिर झटके से उठी, सीढ़ियाँ उतर कर लॉन्ज में आई। बिलाल, वो अभी तक उसी अंदाज में बैठा था, लैपटॉप गौर में था और सर सोफे की हत्ती पर अटका हुआ था। अपना नाम सुनकर चौंका, फिर अलवीना को देखकर उसका चेहरा स्मार्ट हो गया। फरमाइए। अलवीना महसूस करती थी वो उससे नजरें नहीं मिलाता था। शायद वो इस काबिल ही नहीं थी कि वो इससे नजरें मिलाकर बात करता। मेरी जॉब चली गई। तुम कोई जॉब करती भी थी? तो बिलाल ने तंज किया। मुझे लॉ प्रैक्टिस नहीं करना, मुझे किसी के साथ उसके चैम्बर में नहीं बैठना। तो बिलाल का लहजा मसरूफ था। तो ये कि तुम्हें बता रही हूँ। किस लिए? वो अब मुतवज्जो था। अलवीना की भवें सिकुड़ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता हिसाब ढीले। उसने सुना बिलाल कह रहा था, मैं तुम्हारी बात तब सुनूं जब मेरी कही हुई कोई बात तुम्हारे लिए मैंने रखती हो। अलवीना अलवीना कुछ नहीं बोली, खड़ी रही, फिर पलट कर कमरे में जाने लगी। सुनो। अलवीना रुक गई। बिलाल उसे देख रहा था। अभी क्यों रो रही थी? वो पूछ रहा था, और अलवीना को लगा उसकी आंखें भर आई थीं। क्या वो दोबारा तंज कर रहा था? क्या वो सिर्फ मालूमात के लिए पूछ रहा था? उसने जवाब नहीं दिया, चलती चलती चली गई। आज रात तुम्हारे महरूम बाप के घर जाना है। बिलाल ने बाआवाज उसे मुतला किया था। अलवीना एक बार फिर रुक गई। किस लिए? खाला से मिलना है, वो कहकर फिर लैपटॉप पर झुक गया था। अलवीना ने पैसे पुश ने नहीं की। वो लोगों की वो लोगों की कुव्वतों के आगे मजम्मत करती थक गई थी। हानिया उम्मीद से थी। जहांदाद हाउस में उसकी अहमियत पहले से भी बढ़ गई थी। मनान का प्यार और भी पुख्ता हो गया था। फिनिश अपने मैके गई थी। उमर अब बहुत कम जहांदाद हाउस का चक्कर लगाता था। काम बिलाल का ही था। वो हनान समेत दीगर देर तक खाला के सामने बैठा रहा था। शायद फैक्ट्री का मामला था। खाला हिस्से की बात कर रही थी। बिलाल कुछ तलब कर रहा था। अलमीरा को काना फूसी की आदत ना थी। उसके जासिया से खुशगवार मरसन ना थे। सो वो देर तक लॉन्ज में किंजा के साथ बैठी रही। मैं उदास हूँ बाजी। वो वाकई रो देने को थी। आप भी चली गई हैं। बिलाल भैया भी चले गए हैं। आप यहाँ बहुत कम आती हैं। वो यहाँ बिल्कुल नहीं आते हैं। अलवीना चुप थी। वो यहाँ आती तो होंठ सीए रखती थी, चेहरे पर रखती सजाए रखती थी। ये सब आस्तीन के दुश्मन थे। ये सब इसकी कहानी के विलन थे। तभी दहलीज में खटका सा हुआ था। वो चौंकी कि शायद बिलाल है। देखा तो सामने से हनान चला आ रहा था। उसका रुख सीढ़ियों की जानिब था, लेकिन अलवीना को देखकर बदल लिया था। लेडी डियाना। वो चहका था। उसकी मुस्कान भी तंजिया थी, उसकी निगाहें भी तंजिया थी। धम से वो सोफे पर आ बैठा था। फिर किंजा से कहने लगा, जाओ छोटू मेरे लिए पानी लाओ। किंजा बिगड़ी महीने में एक बार उसकी बहन आई है, और उस दौरान भी उसे उसके पास बैठने नहीं दिया गया। वो बादल न खस्ता उठी तो हनान की निगाहों का मस्कर एक बार फिर अलवीना का चेहरा बन गया। और सुनाए, ऐश कर रही हैं मदाम, या ऐसे कहूँ कि शौहर को ऐश करवा रही हैं? वो मुस्कुरा रहा था। अलवीना ने चेहरा मोड़ लिया था। क्या मज़े हैं ना बिलाल के? बैठे बिठाए उसे एक खूबसूरत केयर
करियर वुमन मिल गई, फैक्ट्री का हिस्सा भी मिल गया, बड़े नसीब हैं। तुम जैसे नखट्टू को भी तो एक बैठे बिठाए बीवी मिल गई। हलनक ना शक्ल है ना सूरत, बाप के छोड़े हुए पैसे पर सांप बनकर बैठे हो, अफीम की तस्रील करते हो, किस कदर खुश नसीब हो। किस्मत की बात है अलवीना। वो खिलकर हंसा। मैं भी क्या बेवकूफ़ था जो तुम्हारे पैरों की धूल बनना रहता था। तुमसे जुदा होकर जैसे मुकम्मल हो गया हूँ। और हाँ, मेरी बीवी मेरी बात मानती है, मेरी पसंद पर चलती है। शुक्र है वो तुम जैसी ज़बान दराज और बेगैरत औरत नहीं है। शुक्र है वो तुमसे कहीं दर्जे बेहतर है। अलवीना का चेहरा लाल हो गया था। वो झटके से सोफे से उठी। इसी लम्हे हनान भी उठा। अलवीना सोफा पार करके कालीन पर निकली तो उसने अलवीना का बाजू थाम लिया। और क्या वो एसपी का बेटा अभी भी सीन में है अलवीना? वो अब अलवीना के दिल पर वार कर रहा था। उसका हतक अमेज़ा लहजा अलवीना को जला दे रहा था। या बिलाल ने तुम्हें उस कदर असीर कर दिया है कि अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं रही। मुझसे दूर रहो हनान। उसे उसके हारस में उलझन सी हो रही थी। जाने किंजा पानी लेकर अब तक वापस क्यों नहीं आई थी? क्यों? पहले तो तुम्हें लोगों को मुल्तजी निगाहों लिए अपने करीब देखने में मज़ा आता था। अब क्या हुआ जो तुम यूं बदल गई हो? हनान ने मजीद सख्ती से उसका बाजू थामा। अलवीना ने छुड़ाया और ऐन उसी वक्त बिलाल पुप्पो के कमरे से बरामद हुआ। हनान ने उसे देखा तो अलवीना के बाजू पर खुद ब खुद गिरफ्त ढीली हो गई। अलवीना ने बाजू पर खींच लिया, पर वो जानती थी बिलाल ने अगर सब सुना नहीं है तो देखा जरूर है। उसने इस्तफार नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में नापसंदीदगी झलकी थी। अलवीना पूछ रही थी कि क्या वो अब घर वापस जा सकते हैं, और लंबे लंबे ढाक भरती पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई। बस एक बार उसने पलट कर देखा था तो बिलाल स्मार्ट चेहरा लिए हनान से कुछ कह रहा था। अलवीना ने मुंह फेर लिया और पहुंच तक आई। कितनी ही देर वो कार में बैठी रही। बिलाल कुछ मिनटों बाद बाहर आया। बिलाल उससे बिला जरूरत बात नहीं करता था, अक्सर चुप रहता था, लेकिन आज उससे खामोश नहीं रहा गया। क्या कह रहा था हनान? उसने पूछ ही लिया। अलवीना ने गुस्से से सर झटका। वो पूछ रहा था कि मैं कितनी बार तुम्हें ऐश करवा चुकी हूँ। ऊपर यकीन थी कि बिलाल अब खामोश हो जाएगा। खिलाफ तहकीक बिलाल हंसा, खुलकर हंसा। फिर तुमने उसे क्या बताया? वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम मुझे अपने करीब तो क्या, अपने कमरे के करीब भी भटकने नहीं देती। उसे बताती कि तुम्हारा शौहर इस कदर मजलूम है कि अलग बेड पर अलग कमरे में सोता है, और आइन मुमकिन है कि अगले माह तक वो अलग घर में ही शिफ्ट हो जाए। अलविना ने घूर कर उसे देखा। उसके सर पर लगी थी और तलवों में बुझी थी। तो तुम इस घर में तो तुम उस घर में तुम्हारी माँ का जो हिस्सा है वो लेने आए थे, जायदाद की मांग करने आए थे, क्यों, है ना? बिलाल की नजरें सड़क पर जमी रही। उसका लहजा मुतवज्जिह था। मैंने घर में से हिस्सा नहीं मांगा, खाला खुद देने पर बजिद है। मैंने तो बस फैक्ट्री में से हिस्से की मांग की थी। क्यों, तुम अब अफीम बेचते बेचते थक गए हो? बिलाल की नजरें होश सड़क पर अटकी थी। उसने नफी में सर हिलाया। ये पेशा तुम्हारे बाप, तुम्हारे चचा और तुम्हारे ताया का है ना, उसमें मेरी माँ का कोई अमल दखल था और ना मेरे बाप का। अब मुझे अपने खानदान के नाजायज कारोबार में शिरकत करने की जरूरत नहीं है। नाजायज कारोबार से कमाए गए पैसों की जरूरत है या नहीं? अलवीना का तंज कैसा था कि बिलाल ने पलटकर उसे देखा। अलवीना महसूस कर सकती थी कि वो उसे ही देख रहा था। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा खुद पर खर्च नहीं करूंगा। अलवीना ने कोई जवाब ना दिया। बाकी सफर खामोशी से कटा। वो घर वापस आए तो अलवीना ने कमरे में जाने से पहले फोन चेक किया। जुरेज का कोई मैसेज नहीं था, कोई कॉल नहीं थी। उसके दिल में बेनाम सा दर्द उठा। सब रिश्ते एक लम्हे के लिए सानवी हो गए। वो अपने कमरे की दहलीज पार नहीं कर सकी। बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और बालकनी में आ अटकी। कुछ उदास सी, पुरमलाल सी। तभी उसे अपने पेट के गिर्द किसी के बाहों का हारस महसूस हुआ। वो तप गई, गिरज उठी। मैं कुछ दिनों में तुमसे डिवोर्स पेपर्स मांग लूंगी। अभी मांगे तो नहीं। सरगोशी उसके कान के बहुत करीब से की गई थी। अलवीना ने महसूस किया कि अगर वो पलटी तो मज़ाहमत नहीं कर पाएगी। कल मैं कोर्ट जाऊंगी, इसने होंठ बेचते हुए कहा, और एक रेस्ट्रिंग्स ऑर्डर फाइल करूंगी जिसके रूह से जब तक तुम्हारी तलाक नहीं हो जाती तुम मुझसे 6 फुट के फासले पर रहोगे। क्या तुम कोर्ट जा सकती हो? क्या तुम्हारा वजूद सूरत हालों में वकला के साथ झगड़ा नहीं चल रहा?
अलवीना का दिल धड़का। वो ये क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा था? वो हजलत में पलटी लेकिन मजीद आगे नहीं बढ़ सकी। बिलाल राह में हायल था, वो आगे नहीं जा सकी। और मैं कोई वायरस हूँ जो अगर 6 फुट के फासले पर नहीं रहे तो तुमसे लिपट जाऊंगा? वो अब भी लिपटे खड़े हो? अलवीना फाड़ खाने वाले लहजे में बोली तो बिलाल के लबों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अबरुएं अस्तजवाब में उठी और तो वो दो दो कदम मजीद आगे आया और अलवीना रैगिंग पर अटक गई। वो गैर महसूस थी। हाँ, वो इस वक्त बिल्कुल भी महफूज नहीं थी। तुम उसे लिपटना कहती हो? अलवीना के दिमाग में घंटियां बजी। वो मजीद करीब हुआ। क्या तुम्हें बताऊं लिपटना किसे कहते हैं? बिलाल प्लीज। वो सिमट कर रह गई। इल्तिजा कर रही हो लेकिन लहजा हकमिया बना रखा है। वो अब वाज़े टॉर्चर कर रहा था। अलवीना सख्ती से होंठ भेजे बदन समेटे खड़ी थी। मेरा लहजा ऐसा ही है, बदल नहीं सकती। उसकी पूरी कोशिश थी वो मजबूत रहे। बिलाल ने दोनों बाजू उसके दाएं बाएं रैगिंग पर अटका लिए थे। वो मुकीद खड़ी रही और वो कैद किए खड़ा रहा, ना खुद गया ना उसे जाने दिया। और फिर अलवीना के फोन की स्क्रीन रोशन हुई। अगले ही सेकंड में टून की आवाज आई। अलवीना का सर बालकनी से नीचे झूल रहा था। वो दोनों देख नहीं सकी, अलबत्ता बिलाल की नजर लम्हे भर के लिए झुककर अलवीना के फोन पर पड़ी और मजीद अंधेरी हो गई। अलवीना ने महसूस किया वो पलट गया था। उसने अपनी बंद आंखें खोली तो खुद को बिलाल के हालत से आजाद पाया, खुद को बालकनी में अकेला पाया और बिलाल को अपने कमरे की जानिब बढ़ते देखा। उसने फोन सीधा किया। स्क्रीन पर बस 2 लफ्ज लिखे थे, अलवीना का जोरेज। अलवीना का दिल कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। वो उसे कॉल कर रहा था, वो अलवीना को कॉल कर रहा था। उसने जल्दी से सब बटन पर क्लिक करना चाहा लेकिन निगाहें खुद ब खुद अपर लिफ्ट कमरे तक सफर कर गई। बिलाल ने पूरी कुव्वत से दरवाजा लगाया था। अलवीना की उंगलियां खुद ब खुद सुर्ख बटन तक हरकत कर गईं। वो 2 कश्तियों की सवार थी। बिलाल का होना नहीं चाहती थी, जोरेज को छोड़ना नहीं सकती थी। सुबह फोन देखा तो बेहद बेहद बहुत सारी कॉल्स आ चुकी थी। नाश्ते के बाद देखा तो तादाद दुगनी हो गई थी। दोपहर के वक्त उसने मोबाइल ऑफ कर दिया तो वो अब की बार कदमों की धूल नहीं बनेगी। वो उस कदर आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं करेगी। बिलाल भी आज ऑफिस से वापस नहीं आया। वो दिन भर फोन पकड़े खिड़की के पास बैठी रही। फिर चार चार बज गए। शाम उगने लगी। वो जाने कब बैठे बैठे ही ऊँघने लगी। उसकी नींद कार के हारन से टूटी तो क्या हुआ? अलवीना कार कॉलोनी से गुजरती है। उसने निगाह उठाई, सब्ज़ार के उस पार उजली सड़क पर डाली तो दरख्तों के दरमियान दौड़ती सफेद लिमोजिन दिखाई दी। अलवीना का दिमाग भंग से उड़ा। आंखों के सामने छाया साया मिनटों में छटा। जोरे वो दुपट्टा संभालती उठी, भागते हुए बाहर आई। मनाजिर वही था, तब रात थी, अब दिन था। अलबत्ता अलवीना ने उसे बुलाया था, आज वो खुद आया था। अलवीना के कदमों को ब्रेक दरवाजे के करीब लगी। दूसरी जानिब वो कार से उतरा था और लंबे लंबे डाक भत्ता दरवाजे के उस पार आ गया था। अलवीना, उसकी आंखों में बेचैनी थी, बेकरारी सी थी। उससे पहले कि वो गेट की दोनों सलाखें थापता, अलवीना ने पूरा गेट खोल दिया था। वो दीवाना झोंक में चलता आ रहा था, उसके करीब आ रुका। मैं बख्तियार नहीं हूँ अलवीना। अलवीना ने देखा उसके लब कांप रहे थे, हाथ थरथरा रहे थे। एक मैंने शफक को एक्सप्लेट नहीं किया, उससे प्यार नहीं किया, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, उससे निकाह नहीं करना चाहता था। जुरैर, अलवीना ने उसके दोनों हाथ थाम लिए थे पर वो बोलता जा रहा था। निगाहें किसी खिलाई नुक्ते पर मुस्कर थी। उस रात मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर मैं शर्मिंदा था अलवीना। मैंने माफ़ी मांगी थी, कई बार मांगी थी, जबकि जबकि गलती मेरी नहीं थी। शुरुआत मैंने नहीं की थी, पर दे दे जस्ट ट्रिप्ड मी। अंकल ने कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरा मामला बढ़ा चढ़ाकर मेरे फादर को सुनाएंगे, मीडिया को बताएंगे और मुझे रेपिट्स कहलवाएंगे। अलवीना ने बहुत नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए। जुरेज ने सर झुकाकर उसे देखा। उसकी आंखों में भी बेकरारी थी, इंतहा की बेचैनी थी। मैं डर गया था अलवीना, उसने तकरीबन खब सरगोशी ही की थी। मैं डर गया था कि अगर मैंने मज़ाहमत की तो वो मुझे बरना करके पूरे शहर को दिखाएंगे। मैं डर गया था कि वो मुझे मेरे बाप की नज़रों में गिरा देंगे। मैंने तुम्हें उस सब से बेखबर रखा क्योंकि अलवीना मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। उसने नरमी से अलवीना के
کے گال پر ہاتھ رکھا، وہ سمٹ سی گئی تھی۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے الوینا، پر تم سب پیار کوئی نہیں ہے۔ الوینا کا دل چھنکے سے ٹوٹا، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، پھر ریزہ ریزہ ہوا اور آخر میں پگھلنے لگا۔ زریز نے اسے نرمی سے خود سے جوڑ لیا اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ الوینا کی رہی سہی مزاحمت بھی ختم ہوئی۔ اس نے آخر کیسے سوچ لیا کہ زریز حسن اس کا زریز حسن بے وفائی کر سکتا ہے؟ آخر کیسے سوچ لیا کہ وہ محبت سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ ایسا ضرور لگتا ہے، اسے قریب سے دیکھو تو دور لگتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ سازش اسی کی ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے وہ بے قصور لگتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کتنا مجبور ہو گیا تھا، جیسے معذور ہو گیا تھا۔ اس کی شرٹ ڈھیلی ڈھالی سی تھی، پینٹ میلی سی تھی، کوٹ ندیدہ تھا، آنکھیں لال لال تھیں۔ الوینا کے دل کا نرم گوشہ جاگ گیا تھا۔ زریز حسن کے لیے ہمیشہ جاگ جاتا تھا۔ اس نے تمہارے دماغ میں صرف زہر بھرا، وہ اسے اکثر ملاقاتوں پر کہتا تھا۔ میں نے اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، چھوا بھی نہیں تھا۔ وہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی، وہ خود میرے طرف مائل ہوئی تھی۔ الوینا اسے بولنے دیتی، اسے باتوں سنتی، اس کے ہاتھ تھام لیتی۔ وہ اب مزاحمت سے باز رہتی، حفاظت کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ زریز تھامنا چاہتا تو ہاتھ پھیلا دیتی، چومنا چاہتا تو سر جھکا لیتی، اسے قریب بلاتا تو حکم بجا لاتی۔ وہ سمجھتی تھی اس نے اب انکار ہوا تو وہ سب کھو دے گی۔ زریز نے اس کے انکار پر ایک بار نگاہیں پھیر لی تو وہ رو دے گی۔ وہ اسے سب معاف کر چکی تھی، ایک بار، ہر بار کی طرح ایک بار پھر قربان ہو گئی تھی۔ پھر عورت کا تو نام ہی قربانی ہے، اس کا کام ہی قربانی ہے۔ اس کی زریز سے صلح کو تیسرا مہینہ تھا جب الوینا نے مالیہ کو دیکھا تھا۔ وہ کیفے میں بیٹھی تھی، زریز کے ساتھ کافی پینے آئی تھی۔ جب کندھے پر بیگ ڈالے کیفے سے مالیہ نے اسے دیکھ کر اسی کی طرف آئی تھی۔ الوینا کی رنگت ایک لمحے کے لیے فاق ہوئی۔ وہ ہے بلال کی محبوبہ، وہ امریکن عورت، وہ پاکستان میں تھی، وہ اسی شہر میں تھی، وہ جانے کب سے یہاں تھی۔ سب سے اہم بات تھی کہ وہ اس وقت اسی کیفے میں تھی، اسے دیکھ چکی تھی۔ الوینا، اس نے مخصوص برٹش لب و لہجے میں الوینا کا نام لیا، پھر گھوم کر کرسی کی دوسری طرف دیکھا۔ الوینا کا حلق کڑوا ہوا۔ ہاں، وہ اسے زریز کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ اب زریز سے ہی مخاطب تھی۔ زریز لمحے بھر کو ٹھٹکا تھا، سوالیہ نگاہوں سے الوینا کو دیکھا تھا۔ یہ بلال کی دوست ہے، انفیکٹ دوست سے بھی زیادہ اہم شخصیت ہے، الوینا نے سلگتے لہجے میں زریز کو بتایا۔ لیکن مالیہ ہنس دی، اسے تعارف پسند آیا تھا۔ وہ ہنسی اور دوستانہ لہجے میں گفتگو کرنے لگی تو زریز اٹھ گیا۔ وہ صرف الوینا کے لیے وقت نکال کر آیا تھا، اسے کورٹ واپس جانا تھا۔ وہ اٹھ گیا تو الوینا بھی سارے آداب بالائے تال رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مالیہ سے کہہ گئی، تو پھر تم اور بلال کب شادی کر رہے ہو؟ مالیہ مسکرائی تھی، اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ میرے اور بلال کے ریلیشن کا تم سے کیا تعلق، کیونکہ بلال میرا شوہر ہے اور تم سے پیار کرتا ہے۔ جتنی جلدی تم اس سے شادی کے لیے حامی بھرو گی، وہ مجھے طلاق دے دے گا اور مجھے آزاد کر دے گا۔ مالیہ جواب میں بہت دیر تک مسکراتی رہی تھی۔ تم کچھ بھی نہیں جانتی ہو الوینا، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور الوینا لال ہو گئی تھی۔ اسے مالیہ ہمیشہ سے ناپسند تھی، جیسے اسے شفق سے نفرت تھی۔ اسے دیکھے 7 دنوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ الوینا متعجب تھی کہ وہ اتنے عرصے سے خاموش کیسے ہے۔ وہ اپنے لیے زریز کی جنون سے واقف تھی، پھر اس کی ریاضتوں سے گھبرا بھی جاتی تھی۔ اسے معلوم ہوا وہ مصروف تھا، اسے پتہ چلا وہ اپنے کیس پر کام کر رہا تھا۔ تم ہر کیس کیسے جیت لیتے ہو؟ وہ اس کی ذات کے ہر پہلو سے محبت تھی، اس سے بری طرح متاثر تھی۔ جواباً زریز کے لبوں پر مسکان ابھری۔ دوران گفتگو وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا اور مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں ملینیم کا ٹاپر ہوں، LLM میں گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ یوں ہی تو شہرت نہیں ملتی، یوں ہی تو فتح نہیں ملتی، اور یوں ہی تو الوینا جہاں دار نہیں ملتی۔ اس کا کتنا دل کیا تھا کہ وہ کہہ دے، لیکن زریز دوبارہ فائلوں میں مصروف ہو گیا۔ الوینا نے اپنے تاثرات چھپا کر فائل اٹھائی تھی۔ بیام سرکار، وہ اگلے حصے پر ٹھٹک گئی، تم قانون کے خلاف جا رہے ہو۔ میں صرف ایک ملزم کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ وہی ملزم جسے پراسیکیوٹر بآسانی مجرم ثابت کر سکتا ہے۔ الوینا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ تم ایک کرائمنل کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ زریز خاموش تھا۔ الوینا کو جاننے میں ایک لمحہ لگا تھا، جج کون ہے؟
वो पूछ रही थी। बहुत फिक्र के बाद जोरेज ने कहा था, जस्टिस सुलमा। और अलवीना सारा मामला समझ गई थी। उसने पुरमलाल निगाहों से जोरेज को देखा था। वो तुमसे एक मुजरिम की हमायत करवा रहे हैं। उन्होंने तुम्हें दफाई वकील के तौर पर मुखातिब किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो प्रोसेक्यूटरी केस को जितना भी आसान समझे। जब दफा में जुरैज हसन खड़ा होगा तो केस की काया ही पलट जाएगी। हम सजा मिलते तक मुलजिम को मुजरिम नहीं कहते अलवीना। उसकी हल्की सी आवाज बरामद हुई। अलवीना ने सुना ही नहीं, वो अपनी कहती जा रही थी। उन्होंने तुम पर दबाव डालकर ये मुकदमा तुम्हें सौंपा है। उन्होंने ऐसा ही किया है ना? वो मुलजिम को बचाना चाहते हैं, इसमें कोई मुहाफ़ज़ा का नहीं। तुम इन्हीं की जबान बोल रहे हो। अलवीना शर्मिंदगी से पलटी थी। तुम उनका हुक्म टाल क्यों नहीं सकते जुरैज? तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्यों। जुरैज ने सर झुका लिया था। अलवीना सदमे से उसे देखे गई। तुम अपने लिए स्टैंड ले सकते हो जुरैज, प्लीज ये केस। जुरैज ने उसे दरमियान में ही टोक दिया। तुम्हें अब घर जाना चाहिए अलवीना का। काफी रात हो गई है। वो निगाहें में नहीं मिला रहा था, अलवीना से मुंह फेर रहा था। अलवीना को हकीकी सदमा लगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और अपना हाथ जुरैज के हाथ पर धर दिया। जुरैज तुम इन्हें मना। अलवीना गो, उसने नरमी से कहा, लेकिन अलवीना तड़प कर उठी। उसे दिली दुख पहुंचा था, हकीकी तकलीफ हुई थी। जुरैज उसके लिए बहुत अहम था। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो शिकस्त खोजदा कदमों से चलती बाहर आई और ठटक गई। सड़क की दूसरी तरफ स्याह BMW से टेक लगाए बिलाल जदस्ता था। अलवीना उसकी चुपती निगाहें दूर से ही भांप गई थी। लंबे लंबे डाक भरती उसके करीब आई थी। मेरी ड्राइवरी करने आए हो? उसे अच्छा नहीं लगा था। तुमने वक्त देखा है? उसकी पेशानी पर खुफकी के आसार नुमाए थे। मैंने तुम्हें दिन में तुम्हारे आशिक के साथ घूमने फिरने की आज़ादी दी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम रात को वापस ना आओ। तुमने आज़ादी नहीं दी है, यही मुआहदा हुआ है। मैंने कोई मुआहदा नहीं किया अलवीना। जो बाउंड्रीज हमने कायम की हैं, इन पर नहीं चलोगी तो खुदा की कसम मेरा दिमाग ख़राब होने में बस 1 मिनट लगेगा। नाउ गेट इन टू द कार। मैं खुद चली जाऊंगी। उसने जिद की। बिलाल ने उसका बाजू खींचकर उसे कार की जानिब धकेला। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हें कहा था मुझे छुआ भी मत करो बिलाल। और मैंने कहा था कि मुझसे तमीज से बात किया करो अलवीना। उसने इतना कहकर पूरी कुव्वत से दरवाजा खींचा। अलवीना तनफन करती अंदर बैठ गई और खुद को लॉक कर लिया। बिलाल दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट तक आया तो दरवाज़ा बंद था। अलवीना खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार लॉक कर चुकी थी। बिलाल बिगड़ गया। दरवाज़ा खोलो अलवीना। गुस्सा उसकी आंखों से आया हो रहा था। मैंने कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी। उसने आंखें घुमाई और बैक वक्त एक्सीलेटर दबा दिया। कार झटके से आगे निकल गई। बिलाल सब्र के घूंट भरता रह गया। बहुत दिनों बाद नादिश उससे मिलने आई थी। वो मुतजब निगाहों से अलवीना को देखती हैरान थी। तुम्हारी शादी हो गई? उसे हकीकी सदमा लगा था। तुमने शादी कर ली और मुझे खबर नहीं होने दी। मुझे तो पता भी नहीं चला। मुझे भी पता नहीं चला नादिश। वो यूं बड़बड़ाई कि नादिश सुन नहीं सकी। मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। खाला के पास दुबई गई हुई थी। वापस आई हूँ तो तुम्हारे बारे में सुना। मैं तो कंग रह गई अलवीना। अलवीना खामोश रही, चुपचाप सुनती रही। फिर नादिश ने छिचकाते हुए कहा, अलवीना एक एक बात पूछूं? अलवीना जानती थी कि वो क्या पूछेगी। उसने वही पूछा था, तुम और जुरैज, तुम तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। शायद वो वक्त कभी आया ही नहीं था। अलवीना निगाहें फेर शायद वो वक्त कभी आया ही नहीं था। अलवीना निगाहें फेर गई थी। नादिश ने टेक छोड़ी, चाय के कप में घूरने लगी। शफक, वो हौले हौले बता रही थी, शफक प्यारी है। मैं तो जुरैज के निकाह का फंक्शन भी अटेंड नहीं कर सकी, लेकिन बाद में एल्बम देखी थी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल एक मुकम्मल। वो मज़ीद करना चाहती थी, लेकिन अलवीना की तासरात देखकर बात बदल गई। पर मम्मा कह रही थी कि इनका रिश्ता ज़्यादा मजबूत नहीं है। मेरा मतलब, देखो ना, इनकी शादी को 8 महीने हो गए हैं, लेकिन वो जुरैज के साथ कहीं नज़र नहीं आई। किसी भी गैदरिंग में वो उसे अपने साथ नहीं लाता। कभी उसे आमने सामने देखने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। और तो और इनका तो कोई बच्चा भी। अलवीना की आंखों में इस लफ्ज़ पर लाली उतरी। नादिश घबरा कर चुप हो गई। उसने सुना अलवीना कह रही थी, वो जिस रोज़ उसे छुएगा उस दिन अलवीना जहां दाद की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अलवीना, नादिश
कांप गई थी। ये उसकी दोस्त को क्या हो गया था? वो बेचैन होकर उठी और उसी लम्हे मैन दरवाजे से बिलाल दाखिल हुआ। फोन इसके कान से लगा था। वो हुजलत में दिखाई देता था। उसने नाजिश को देखा नहीं, अलविना के लिए रुका नहीं और सीधा अपने कमरे में गया। ये तुम्हारे शौहर हैं? नाजिश खुद ब खुद बैठ गई। अलविना ने बवक्त सर हिलाया। हाँ, तुम्हारे लायक तो नहीं लगता कि अलविना का चांद सा चमकता चेहरा उसे मजीद तारीख दिख रहा था, पर दिखने में डिसेंट सा तो लगता है। नाजिश ने दोबारा कमरे तक जाती सीढ़ियों पर निगाह अटका ली थी, तभी बिलाल फोन कान से लगाए दोबारा नीचे उतरा। लाउंज में एक लम्हे के लिए ठहर कर उसने नाजिश को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अलविना को देखा। मेरे साथ चलो। कहाँ? अलविना इस आफत पर तंग कर बोली। कोर्ट जाना है। किस खुशी में? अलविना की भंवरें तन गई। बिलाल ने एक नज़र नाजिश को देखा, फिर आंखें ही आंखों में अलविना से कुछ कहा। वो न चाहते हुए भी उठी और उसके करीब आई। इस्तफाजिया निगाहों से देखा। उमर हाई कोर्ट में है और तुम अच्छे से जानती हो कि वहाँ जज कौन है। वो चाहते थे अलविना जुरैज से कहे, जुरैज जस्टिस सुलेमान से कहे और फैसला उमर के हक में हो। अलविना की कड़ी ना थी। तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। वो कोर्ट में ही बिलाल पर बरसी थी। तुम्हें मेरा जिस शख्स के सामने जाना भी पसंद नहीं है, तुम मुझे खुद उसके सामने हाथ जोड़ता देखना चाहते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे भाई का हुक्म सुनाया है। फैसला तुम्हारा है। तुम चाहो तो अपने आशिक को मनाकर अपने भाई पर लगाया इल्ज़ाम मिनटों में साफ कर लो। अगर नहीं करना चाहती तो भी वापस चली जाओ। वो वापस चली गई। उसे इस जगह से वहशत हो रही थी। उमर की दहशत तारी हो रही थी, लेकिन फिर गोल सतून के उस पार खड़े मर्द को देखकर रुक गई। फोन कान से लगाए वो टाई को उंगली पर रोल करते हुए परेशान सा लग रहा था। अलविना ठहर गई थी, उसकी तरफ चली आई थी। वो अब बाएं हाथ की उंगलियां चटका रहा था। अलविना ने महसूस अंदाज में उस हाथ थाम लिया। जुरैज यकलक चौंका। अदालत की मतशिश दीवारें और भांत भांत के चेहरे और बोलियों के दरमियान उसे एक खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा नजर आया। वो उदासी से मुस्कुराया। फोन वाला हाथ झटक दिया। बेलरीना। अलविना बेसाख्त मुस्कुराई। उसका बेख्तियार दिल चाहा कि जुरैज के सीने पर सर रख कर बहुत देर तक खड़ी रहे। उसके बरक्स उसने सतून से टेक लगा ली। कैसे हो? जुरैज ने कंधे उचकाकर फोन लहराया। मौक्कल का इंतज़ार है। अलविना का चेहरा तारीख हुआ। तो तुम इस केस से दस्तबरदार नहीं हुए। तुमने मेरी बात नहीं मानी। जुरैज, क्या तुम्हारी नज़रों में मेरी इतनी अहमियत है? तुम्हारी बात की इतनी ही अहमियत है, उसने कहा और अलविना की आंखें मजीद बुझ गईं। वो हस्बे मामूल उसे नहीं देख रहा था। उसकी नज़रें राहदारी से गुजरते लोगों पर अटकी थी। लोग उसे मुजरिम कह रहे थे। मदही उसे मुजरिम कह रहे थे। पर स्कॉट्री कानून उसे मुजरिम कह रहा था। वो मुजरिम है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि उसे मुजरिम कौन नहीं कह रहा। उसे इसी शख्स की ज़रूरत है जो जानता है कि वो मुजरिम है, लेकिन वो फिर भी उसे बचाना चाहता है। उसे मेरी ज़रूरत है। अलविना कुछ समझ नहीं सकी। बदहवासी में उसने इर्द गिर्द से बेपरवाह जुरैज की दोनों बाजू थामे। ये तुम क्या सोचने लगे हो जुरैज? फिर वो अचानक चौंकी। बेयकीनी से जुरैज को देखने लगी। तुम खुद को मुजरिम कहते हो, इसीलिए इन मुजरिमों की हिमायत कर रहे हो। मैं मुजरिम नहीं हूँ। वो सख्त पड़ा। हाँ, तुमने जुर्म नहीं किया जुरैज, वो बस एक गलती थी। फिर मुझे साबित करने दो कि वो जो मेरे मौक्कल ने किया वो जुर्म नहीं, बस एक गलती थी। तुम्हारा मामला कुछ और था जुरैज, तुम्हारे मौक्कल का मामला कुछ और है। आई डोंट केयर। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। लीना शिटिट रह गई थी। वो इस जुरैज को नहीं पहचानती थी। वो कुछ कहे बगैर पलट गई और जुरैज ने उसे रोकने की जहमत नहीं की थी। बाखुदा वो उसे नहीं पहचानती थी। उसका दिल हमेशा की तरह दुखा, लेकिन खुद को संभाल कर वो बैरूनी अदालत की जानिब चली तो कदम मुंजमद हो गए। उसको एक लम्हे के लिए समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो समझ नहीं सकी कि वो अब क्या करे। उसने चाहा कि काश इस लम्हे उसे बिलाल देख लेता, लेकिन वो आसपास नहीं था। उसने चाहा कि काश इस लम्हे से जुरैज ढांप लेता, लेकिन वो गायब हो गया था। यानी
तुम अभी भी बाज नहीं आई हो बेगैरत। वो घटी घटी आवाज में बोला था। अलवीना की जान निकल गई थी। उमैर के थप्पड़ उसका चेहरा लाल कर गए थे। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी तो वो हाँप कर दूर जा खड़ा हुआ। हनान फैक्ट्री गया था। मनान अभी कुछ देर पहले निकला था। हानिया मारे खौफ के आगे नहीं बढ़ रही थी। जासिया मुंह पर हाथ रखे सब देख रही थी। एक पप्पो थी जिन्होंने उमैर को रोकना चाहा था लेकिन उस पर जुनून सवार था। मैंने गलती कर दी अलवीना, वो धाड़ा था। मैंने गलती की जो तुम्हारा निकाह किया। मैं क्यों भूल गया कि फितरत नहीं बदलती। मैं क्यों भूल गया कि निकाह की बेड़ियां भी तुम्हें बेगैरती दिखाने से रोक नहीं सकती। फुप्पो ने कुछ कहकर उसे हटाया लेकिन वो आतिशी निगाहों से अलवीना को बराबर घूरता रहा। मुझे मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था अलवीना। मुझे तुम्हारे टुकड़े कर देने चाहिए थे। मेरे टुकड़े कर दिए होते तो आज आपको अदालत से बाइज्जत बरी कौन कराता भाई। उसने खून निगलते हुए तंजिया लहजे में कहा। तो उमर को तब चढ़ी। चटाख की आवाज आई तो फुप्पो चीख मार कर फर्श पर ढेर हो गई। जांसिया चुपके से पीछे हट गई थी। उमर बस्तूर चला रहा था। खुदा जाने तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है अलवीना। तुम अपने माँ बाप के कातलों से याराना रखे हुए हो। तुम अपने शौहर की इज्जत होने के बावजूद खुद को अजनबी के हाथों बेइज्जत करवा रही हो। मैं तो आपके हाथों भी बेइज्जत हो रही हूँ भाई। आप में और बाकियों में क्या फ़र्क रह गया है। आप पूरे ख़ानदान के सामने अपनी बहन के साथ दस्ते दराजी कर रहे हैं। आपकी गैरत का मादा कहाँ गया है। उसकी नाक से खून बह रहा था। होंठ खून थे। कपड़े तर हो रहे थे। बाल उलझ रहे थे लेकिन वो बराबर चिल्ला रही थी। उमर के वार सह रही थी और बराबर धाड़ रही थी। तब हनान आया था। यकीनन जासिया ने उसे कॉल की थी। वो लीना को यूं बेहाल देख कर भौंचला रह गया था लेकिन आगे नहीं बढ़ा। लीना की आंखें अब बंद हो रही थी। उसकी शदीद मज़ाहमत में अब कमी आ गई थी। मुदाफ़रत ख़त्म हो गई थी और तब उसने दहलीज पर कदमों की आहट सुनी। उसकी धुंधली निगाहों ने देखा कि कोई बाहर सब्ज़ जार में दौड़ा चला आ रहा था। अलवीना की बसारत में कमी आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर मनाजिर में दाखिल होते वजूद को छूना चाहा। ऐन उसी वक्त उमैर का थप्पड़ उसके कदम डगमगा गया। वो मुंह के बल फर्श पर फिसल कर गिरी। हिचकी ली कर दोनों कहनियां जमीन पर अटकाई और बेवक्त खून की धार लबों को तर करते हुए गर्दन तक बहती चली गई। भाई, वो यूं चिल्लाते हुए आगे बढ़ा था कि उमर का हाथ पकड़ते पकड़ते उसका स्याह बूट अलवीना का बायां हाथ मसल गया। वो तड़प गई और उमर भीट गया। तुम भी देखो बिलाल, उमर गिर्राया। देखो कि ऐसे बेगैरत औरत का क्या अंजाम होता है। मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरी बीवी के साथ कैसा जानवरों का सा सलूक किया है। उसके लहजे में दबा दबा गुस्सा था। चौड़ी पेशानी पर अबरूएं तनी हुई थी। तुम्हारी बीवी इसी लायक है। गुस्सा उसकी भी पेशानी से झलक रहा था। ये गलीत औरत अब भी इस बज़ात मर्द से मिलती। हाँ जानता हूँ मिलती है। वो भी धाड़ कर बोला तो हनान यकलस चौंका। फुप्पो ने सर उठाकर उसे देखा। बिलाल ऐसे बात नहीं करता था। बिलाल ऐसे नहीं चीखता था। हाँ जानता हूँ वो मर्द रात दिन उसके साथ होता है। जानता हूँ ये रात दिन उसके साथ होती है। जानकर मैं क्या करूँ। उसकी आंखें फोड़ दूँ ताकि वो उसे फिर ना देख सके। टांगे तोड़ दूं ताकि उसे उससे मिल ना सके। जिस्म तोड़ दूं ताकि हिल भी ना सके। क्या मैं ये वशियाना सलूक करूं जो आप कर रहे हैं। क्या उसके साथ ये रवैया रखूं जिसका इजहार आप कर रहे हैं। बदकिरदार औरतों की यही सजा है। फिर अपनी बदकिरदार बहन को संसार करना था। वो अब हलक के बल चीखा। उसे रज्म की सजा देनी थी। मेरे पल्ले क्यों बांधा। उसे उसी बदकिरदार मर्द से ब्याह देना था। मेरे नाम क्यों किया। क्योंकि मुझे लगा था कि आपको लगा था कि वो बाहर जाएगी तो मैं उसे मारूंगा। वो चिल्लाएगी तो मैं उसकी ज़बान काट दूंगा। तैश से उसकी स्याह रंगत खूब चमक रही थी। माथे पर पसीना ठहरा हुआ था। एक बार उसने दरमियानी उंगली उठाई थी। एक बार भी मैंने उससे हाथ नहीं लगाया कि कहीं मैं गुस्से में आकर नाइंसाफ़ी कर बैठूं। लेकिन आप यहाँ ज्यादती कर गए हैं भाई। मैं वो कर गया हूँ जो तुम नहीं कर सके। मैंने वाकई गलती की जो तुम्हें उसके पल्ले बांध दिया। मैं कैसे भूल गया कि ये हमेशा तुमसे जीतती आई है। भूल गया कि ये हमेशा तुम पर गालिब आई है। हाँ मैं मगलूब सही। उसने उमर की आंखों में आंखें डाली थी। हाँ मैं जन मुरीद सही, बेगैरत सही, बदकिरदार सही, पर याद रखें भाई। उसने अब की बार दरमियानी उंगली बुलंद की। मुझे अपनी बीवी को चोट पहुंचाने का हक नहीं है तो फिर किसी और को भी नहीं है। अपनी जवान बहन को थप्पड़ों से लाल कर रहे हैं। क्या पढ़े लिखे हैं आप। क्या आम मर्दों की तरह फजूल
को रोब जमाने वाले हैं आप। तुम ये मत भूलो बिलाल कि तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप जैसा भाई खड़ा है। बिलाल, उमर घबराया। तुम इस घटिया औरत के लिए मेरे सामने सीना उठाए खड़े हो। अब आप भी ये मत भूलें कि बस औरत को आप सरेआम थप्पड़ मार रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बहन नहीं, किसी की बीवी भी है। उसके उंगली जूं की तूं खड़ी थी। वो 2 कदम आगे आया और उमर की आंखों में देखा। आइंदा मेरी बीवी के साथ यूं बदसलूकी करने से पहले सोचिएगा कि मैं लिहाज नहीं करूंगा। उमर कंग रह गया था। अलवीना की बसारत के साथ साथ समातों को भी नुकसान पहुंचा था। वो पत्थर बनी एक तरफ ऊंधी पड़ी थी। उसको बिलाल के मोहब्बत से लफ्ज सुनाई दिए। वो फिर कंधों पर उसके लम्स का एहसास हुआ तो वो जैसे होश में आई, किसमसा कर हटी। लेकिन बिलाल की गिरफ्त सख्त थी। अलवीना के पांव जमीन पर रगड़ खा रहे थे। वो महसूस कर सकती थी कि उसका सर बिलाल के सीने पर अटका था। वो बदक कर फट रही थी, लेकिन बिलाल ने उसे सख्ती से थाम रखा था। वो उसे सख्ती से उठाए कार तक लाया और फ्रंट सीट पर बिठाकर कार स्टार्ट की। घर पहुंचकर उसने अलवीना को कार से निकाला तो अलवीना का दिमाग मौफ था। उसकी नज़रें फ्रंट सीट पर उस सबतशुदा खून के धब्बों पर जम गई थी। वो तकलीफ में थी। तकलीफ हर एहसास पर हावी आ रही थी। बिलाल उसे कमरे तक लाया, दराज से ऑइंटमेंट निकाली और पट्टी खोली। अलवीना खाली खाली निगाहों से उसे देखती रही। वो उसे बेड पर बिठाकर उसके करीब बैठा, रुई से उसकी नाक से बहता खून साफ किया तो कुर्बत का एहसास तकलीफ पर हावी आ गया था। वो बिलाल था, वो उसके साथ था और उससे छू रहा था, उसके बिस्तर पर था, उसके करीब था। उसने एक लम्हे में मुंह फेर लिया, फौरन मुंह बना लिया। मैं खुद करूंगी। उसके लहजे में नागवारी थी, आवाज़ मोहब्बत से आ रही थी, लेकिन बिलाल बस्तूर खून साफ करता रहा। अलवीना ने एक बार पहलू बदला, दूसरी बार बदक कर हटना चाहा और तीसरी बार उसका हाथ झटक दिया। बिलाल को यकतलक तैश आया। उसने वही खून आलूदा रुई दूर फेंकी और ऑइंटमेंट को दूर फेंक कर खड़ा हुआ। तुम मेरा कितना इम्तिहान लोगी अलवीना? उसकी नफरत का अरूज था। अलवीना की आंखों से खुद ब खुद आंसू बहते चले गए थे। वो बेबसी के आंसू थे, बेकली में निकले थे। वो बेख्तियार बिस्तर से उठी और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेल दिया। तुम चले जाओ बिलाल, मुझे नफरत है तुमसे। मैं चला गया था। उसने अलवीना का बाजू खींच कर फिर झटका झटका। मैं तुमसे दूर था, अपने काम में मसरूफ था। जब हनान ने कहा कि तुम मर रही हो, क्या मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता? क्या जो हो रहा था वो होने देता? तुम सब मुझे मार दोगे, तुम मुझे मार कर रहोगे। वो रो रही थी, हिचकियां लेकर रो रही थी। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? बिलाल शदीद गुस्से में था, बराबर चीख रहा था। उसने बैंडेज उठाकर अलवीना को दे मारी थी। क्या मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ? अपनी हालत देखो अलवीना, यूं टुकड़े होने के बावजूद भी तुम गरूर से खड़ी हो, लेकिन तुम्हारी टांगें कांप रही हैं, तुम्हारे जख्म से लहू बह रहा है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो भड़क उठी थी। तुम्हें पता है तुम्हें किसकी ज़रूरत है? वो ज़रूरत मैं जल्द ख़त्म कर दूंगा, उसने घर्राते हुए कहा और पलट गया। अलवीना का दिल कांप उठा। हो क्या वो वही बात कह कर गया था जो उसने सुनी थी? क्या वो उसे धमकी दे कर गया था? अलवीना की आंखें बंद हो जाती थी। उसने साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाया और पूरी कुव्वत से बिलाल के को दे मारा। तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते बिलाल? वो उसकी संगीन गलती थी। बिलाल को कह रहा था। वो पलटा और उससे बाजू से खींच कर दीवार से लगा गया। मुझे मारने में दिक्कत नहीं होगी अलवीना, वो धाड़ा था। लेकिन अलवीना ने उसके गुस्से की परवाह नहीं की। उसे धक्का देते हुए खुद से दूर हटाया तो वो रो रही थी। अलवीना और लहू और आंसू एक से हो गए थे। तुम किसी सूरत इन सब से अलग नहीं हो बिलाल, उसकी आवाज़ तक लहज रही थी। तुम्हारा जब तक दिल किया तुमने अपनी महबूबा के साथ इश्क चलाया, और जब दिन भर गया तो मुझसे रिश्ता बना लिया। लेकिन मैंने इश्क किया तो मुझे संसार करने की काबिल ठहराया, मैंने मोहब्बत की तो मुझे बुरा बनाया। बिलाल की आंखों की सख्ती बरकरार थी। अलवीना की आवाज़ गूंज रही थी। तुम मेरा एहतसाब करते हो? तुम इतने ही गैरतमंद हो तो अभी जाकर उमर का गिरबान पकड़ते कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बीवी पर हाथ उठाने की। तुम उस कमीने हनान के मुंह पर घुसा मारते कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बीवी पर ज़बरदस्ती करने की। तुम मुझे रोकते हो? इतनी ही गैरतमंद हो तो जाकर जोरेज को सूली पर चढ़ा दो। उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली। एक साथ कई कागज उसके हाथ में आ गए। उसने सब खत उठाकर बिलाल के मुंह पर दे मारे। अगर गैरतमंद हो तो इस शख्स
शख्स के सीने में गोली उतार आओ जो तुम्हारी बीवी की जासूसी करता है, जो इस दिन रात खत लिखता है। बिलाल की निगाहों का जाविया बदला था। उसने नजरें झुकाकर कदमों में गिरे खतूत को देखा, फिर सर उठाकर अलवीना को देखा। वो दो दो कदम पीछे हट रही थी, हटती हटती बिस्तर तक पहुंच गई थी। और अगर ये नहीं कर सकते तो आओ। वो पीछे को झुक गई, कमर बिस्तर से अटका ली, बाजू खोल दिए, आंखें बंद कर ली। मुझे मारो बिलाल, मुझसे अपनी हर तजलील का बदला लो, मुझे मेरी बेवफाई की सजा दो, मेरी टांगें तोड़ दो ताकि मैं उसके पास जा ना सकूं, मेरी आंखें फोड़ दो ताकि मैं उसे देख ना सकूं, मेरी जबान काट दो ताकि मैं उसका नाम ना ले सकूं, मुझे शिकस्त दे दो, खुद खुद सर खुरू हो जाओ। उसके लबों से खून बहने लगा था, कांपती लहजाती वो जिस्म पर लहजती वो बिस्तर पर चुत पड़ी थी। बिलाल की मुट्ठियां भीज गई, दांत जम गए, आंखों में खून उतर आया। अलवीना तकलीफ को दबाते हुए साख्त पड़ी रही। वो सजा की रात थी, वो सजा भुगतने के लिए तैयार थी। उसे रुखसार पर लम्स का एहसास हुआ तो जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, आंखें मजीद भेज गई, निजाम तनस्सुफ तेज हो गया। वो होंठों पर नरमी का एहसास हुआ। अलवीना ने हौले से आंखें खोली। वो उसके करीब बैठा था, एक हाथ उसके रुखसार पर रखे, रुई से उसके गाल लबों से बहता खून साफ कर रहा था, फिर गर्दन पर जमा खून साफ करने लगा, किलाइयाँ साफ करने लगा। जिस दिन सजा दूंगा उस दिन तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगा, उसने नरमी से कहा था। लेकिन अलवीना सुन हो गई थी। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिलाल का हाथ झटकती या उसे रोक देती। वो एक मिसरा को मिसाइज करने से रोक सकती थी। वो अब उसके कंधों से शर्ट खींचकर मरहम लगा रख रहा था, कमर के दाग साफ कर रहा था। लवीना ने बस नखाहों से आंखें मोड़ ली थी। जाने किस पहर वो अपना गुस्सा पीकर ऑइंटमेंट बॉक्स और टिश्यू पेपर्स परे फेंक कर कमरे से निकल गया। अलवीना ने बस आहिस्तगी से कंबल कंधों तक खींच लिया। अगले ही दिन नादिश दोबारा आई। उसके वजूद पर लहजा तारी था, आंखों में गुस्सा नुमाया था। तुम ये क्या करती फिर रही हो अलवीना? वो दबे दबे लहजे में बोल रही थी, जैसे किसी के सुन लेने का खौफ हो, राज अफशा होने का बोझ हो। अलवीना पथराई आंखों से उसे देख रही थी। वो रात से उसी पहलू पर लेटी थी, कमर तख्ता हो गई थी। क्या तुम्हारा शौहर जानता है? नादिश ने मुतजस्सिस लहजे में कहा था। क्या वो जानता है कि तुम अब भी जुरैज से मिलती हो? कौन नहीं जानता था कि वो जुरैज से मिलती है। अलवीना ने निगाहें फेर ली थी, लेकिन नाजिश आगे को खिसक आई, उसके बिस्तर पर आ बैठी। जुरैज अब कानून के खिलाफ जाने लगा है। सरकारी वकला यख्तलक उसके खिलाफ हो गए हैं। उसका नाम खराब करने के लिए सब प्रोसिक्यूटर तुम्हारे और उसके मुतल्लिक अफवाहें फैला रहे हैं। उनका कहना है कि तुम्हारा जुरैज से अफेयर चल रहा है। अलवीना कुछ नहीं बोल सकी। उसकी खाली आंखों में जैसे जिंदगी की रकम भी नहीं थी। उसने अपने हाथ पर नादिश का लम्स महसूस किया। उसके लहजे में भी हमदर्दी थी। तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं सकती अलवीना? तुम जुरैज को छोड़ क्यों नहीं सकती? अलवीना ने निगाहें मोड़कर नाजिश पर टिका ली। वो खत, उसके लब हिले तो मुख्तलिफ नाजिश थी। वो खत मुझे तुम लिखती हो? खत? नाजिश भुजला कर रह गई। अलवीना कहती गई, तुम्हें सब पता था, तुम्हें शुरुआत से ही पता था कि मेरे जुरैज के लिए क्या एहसासात हैं। तुमने मुझे वो खत लिखकर मुझे मेरे इरादे से बाज रखना चाहा, तुमने मेरी मोहब्बत का कत्ल करना चाहा। ये क्या कह रही हो अलवीना? नाजिश शिद्दत थी। अलवीना की बदगुमानी अरूज पर थी। तुम खुद गज औरत हो नाजिश, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, तुमने मुझसे मेरा जुरैज छीन लिया, और मुझे ये सब करके क्या मिला? नादिर ने इस्तफार किया। अलवीना का जहन जवाब नहीं सोच सका। नादिर उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अफसोस का तासर था। खुदा वही करे जो तुम्हारे हक में बेहतर हो अलवीना। अलवीना जानती थी कि उसके लिए जुरैज से बेहतर कौन था इससे बेहतर। जुरैज हसन ने अपने मोक्कल को बाज़त बरी करा लिया था। अलवीना को बाखबर सुनकर खुशी नहीं हुई। वो लाख दलाइल देता उसने एक मुजरिम की हमायत की थी। अलवीना ने बेदिली से फ़ोन फेंका और साथ ही जिस्म में दर्द की ठेंसें उठी। ये एक फीकी सोमवार की शाम थी। उसकी शस्ता जिस्म में तकलीफ के आसार अभी तक बाकी थे, जिस्म पर निशान भी कायम थे। वो बेड पोस्ट के सहारे
उठी और खरमा खरमा चलती बाहर आई। लॉन्च में घूमने लगी, पहुंच में चहलकदमी करने लगी, काबी हिस्से में आ रुकी। बिलाल की कार उसे गैराज में नजर नहीं आई, वो शायद ऑफिस से नहीं आया था। अलवीना स्विमिंग पूल के उस पार आ खड़ी हुई, नीले पानी में अपना अक्स तलाश करती रही। नाजिश के लफ्ज उसके जहन में गूंज रहे थे। सब प्रोसिक्यूटर्स तुम्हारे और उसके मुतल्लिक अफवाहें चला रहे हैं। उनका कहना है कि तुम्हारा जुरैज से अफेयर चल रहा है। उसने बेख्तियार अपने पैरों में गिरती सफ़ेद मैक्सी की जिप खोली और ख़ुद को लिबास व हिजाब से बेगाना करके पानी में उतर गई। पूल का ठंडा ठर पानी भी उसे राहत नहीं दे सका था। जख्मों का दर्द बढ़ गया, खराशें तकलीफ देने लगी। अलवीना के जिस्म से सिसक सी आवाज़ आई। अगले ही लम्हे वो ठहर गई। जिस्म में उठता दर्द उसे पत्थर बना रहा था। फिर पत्थर को दर्द नहीं होना था, कोई एहसास बाकी ही नहीं रहना था। उसने इम्तनान से अपने रेशमी बाल खोलकर बाजू फैला लिए, तभी एक ख्वाब में आहट हुई। अलवीना वहम जानकर आंखें बंद किए पुरसुकून रही। फिर शनासा सी आवाज़ आने लगी, कदमों की गूंज करीब आने लगी। अलवीना ने बेख्तियार पलट कर देखा और फिर गायब सी हो गई। वो दहलीज तक आया था और फिर ठटक कर रुक गया था। खून पर बोलता आ रहा था और बोलते बोलते कंग हुआ था। नजरें पूल में लेटी अलवीना पर पड़ी, फिर पूल के करीब रखी सफ़ेद मैक्सी पर जा अटकी। इस्तराबी अंदाज में घूमी और दोबारा अलवीना पर अटक गई। क्या वो ऑफिस नहीं गया था? क्या वो इतने अरसे में घर ही था? अलवीना ने खफकी से चेहरा मोड़ लिया और बाजू समेट लिए। पत्थर को यकतलसी खफत का एहसास हुआ जो तकलीफ ने छुपा लिया। वो देख रही थी कि बिलाल देख रहा है। वो बर वक्त उठी और पूल से निकली। वो महसूस कर रही थी बिलाल अब भी देख रहा है। उसने झुककर मैक्सी उठाई और बालों का जूड़ा बनाया। फिर वो महसूस नहीं कर सकी कि बिलाल ख्वाब में आया था। एहसास तब हुआ जब अपनी भरना कमर पर उसे बिलाल की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। वो लम्स मोहब्बत के नहीं थे, नफरत के भी नहीं थे, वो बेखुदी का एहसास था, वो बहक जाने का इजहार था। अलवीना की मैक्सी पर गिरफ्त मजबूत हो गई। बिलाल की उंगलियां उसकी कमर से घूमती हुई पेट पर चलने लगी। लब हौले हौले गर्दन को छूने लगे। उसके लम्स बढ़ गए तो अलवीना ने नरमी से उसका हाथ हटा दिया। गर्दन पर लबों की शिद्दत हो गई तो उसने गर्दन झुटक दी। बिलाल जैसे होश में आया, यकलस नींद से जागा और 2 कदम पीछे हटा। तुम्हारे जख्म भर गए हैं। उसे कहने के लिए कोई और बात नहीं मिली। अलवीना ने मैक्सी से जिस्म ढांप लिया। सब जख्म भर जाते हैं। उसने बिलाल को एक तरफ हटाकर अपनी राह ली और कमरे तक आई ही थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन देखी, वो जुरैज हसन को याद आ गई थी। वो कोर्ट में ही मिले थे। अलवीना को यूं लग रहा था सब इन्हें घूर कर देख रहे हैं, सब बस इन्हीं को ही देख रहे थे। तुम्हें प्रैक्टिस छोड़नी नहीं चाहिए अलवीना। जुरैज मज़े में था, उसका सितारा खूब चमक रहा था। तुम्हें असल दुनिया का मज़ा लेना है तो कानून का हिस्सा बनो, कानून की औलाद से मिलो, उसके प्यादों से खेलो। तुम तस्वर भी नहीं कर सकती कि अदालत में खड़े प्रोसिक्यूटर की इज्जत की धज्जियां उतारते हुए क्या लुत्फ आता है। अलवीना उसे देखे गई। पैंट की ऊपर शर्ट और टाई पहने, शर्ट के बाजू खिलाइयों तक मोड़े, वो अच्छा लग रहा था। बाल माथे पर बिखरे थे, जोए की खुशबू में महका हुआ था। कोट कुर्सी पर फैला रखा था। अलवीना ने टेक छोड़ दी। तुम प्रोस्टेट के लिए टेस्ट नहीं दोगे? ओह कभी नहीं। उसका लहजा कत्ती था। अलवीना मदहम हुई। तो क्या क्रिमिनल्स को डिफेंड करते रहोगे? जुरैज की टॉप खन्नी की रफ्तार मदहम पड़ी। उसने सर उठाकर अलवीना को देखा। हम ये बहस इस तरफ लेकर जाएंगे अलवीना। मुझे तुम्हारा ये रूप अच्छा नहीं लगता है, बट आई लव दिस स्टाइल ऑफ मी। वो बिगड़ कर बोला। अलवीना मजीद ऐसा हो गई। पर ये तुम पर सूट नहीं करता जुरैज। इससे पहले कि जुरैज कुछ कहता उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। जुरैज ने फ़ोन उठाया। रंगत फक हो गई। अलवीना ने भांप लिया किसका है। जुरैज ने कॉल पिक कर ली थी। दूसरी जानब से अलवीना को आवाज़ आ रही थी, क्या अपने चैम्बर्स में हो स्वीट हार्ट? जहाँ अलवीना की रंगत मंथन पड़ी वहीं जुरैज ने निगाहें चुरा लीं। वो दोनों जान गए थे कि लाइन पर कौन था। कोई काम था। जुरैज ने लब स्पाट रखा। दूसरी जानब से रोमांसी आवाज़ सुनाई दी, हमने डिनर का प्लान बनाया था जुरैज, भूल गए? और फिर मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा? रात को देखेंगे, अभी तो मैं मसरूफ़ हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं तो तुम्हारे रूम के बाहर खड़ी हूँ, उसने अपना कहा और बैक वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि जुरैज कुछ कहता, पिंक फ्रॉक में मुबलिस बाल लहराती शफक सुलमान कमरे में दाखिल हुई, सीधी जुरैज की तरफ आई और एक अदा
उसके सामने खड़ी हो गई। मैं आ गई। उसके रुखसार लाली से भड़क रहे थे। अलवीना के लबों का रंग मांद पड़ गया था। जुरैज के चेहरे से एक अजीब वहशत झलकने लगी थी। शफक ने घूमकर कुर्सी पर बदजुबान अलवीना को देखा। मिसेस बिलाल, वो चहकी, आप भी यहीं हैं? अलवीना ने नखुसों से मुंह मोड़ा। शफक चहकती रही। क्या आप लोग कोई केस स्टडी कर रहे थे इकट्ठे? उसने आखिरी लफ्ज पर जोर दिया। मुखातिब उसका शौहर था। जुरैज ने हंकार भरा। तुम्हें कोर्ट आने से पहले बताना चाहिए था। मैं तो डैड से मिलने आई थी, फिर सोचा डिनर की बजाय लंच करते हैं, और हॉस्पिटल भी तो जाना है। जुरैज, उसने मासूम सा मुंह बनाया तो जुरैज ने लैपटॉप ऑफ कर दिया। अलवीना सब देख रही थी, बेख्तियार बोली, और हमारा केस? उसका मुखातिब भी जुरैज था। जुरैज ने अब्रूस्तमिया अंदाज में उठाई। शफक फौरन बोली, जुरैज के लिए उसकी बीवी केस से ज़्यादा अहमियत रखती है, क्यों है ना जुरैज? अलवीना की नज़र जुरैज पर अटक थी। जुरैज ने बावक मुस्कुरा कर सर हिलाया। अलवीना को देखा। कल मिलते हैं अलवीना, जो रह गया है कल डिस्कस करेंगे। वो बात संभाल रहा था, लेकिन उसका अंदाज अलवीना को एक आंख नहीं भाया था। वो साबित कर रहा था अलवीना सानवी हैसियत रखती थी। शफक उस पर मकदम थी। वो साबित कर रहा था कि जुरैज के लिए उसकी बीवी अलवीना से ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो उठ गई, बेदिली से बेकरारी से उठी और पर्स कंधे पर डाला। उसकी पीछे पीछे ज़रूर जुरैज बाहर निकला। उसके कदमों में रुआनी थी, जैसे वो भाग निकलना चाहता था। हॉस्पिटल? अलवीना ने पुरसोच निगाहों से शफक को देखकर कहा तो वो रुक गई। अलवीना की तमाम तर तवज्जो शफक की जानिब थी। हॉस्पिटल क्यों जाना है? जहाँ इस सवाल पर जुरैज का दिमाग भंग से उड़ा, वहीं शफक के गाल लाल हुए। वो मुस्कुराई और मुस्कुराती रही। वीकली चेकअप, उसने भरपूर मुस्कुराहट के साथ बताया। वी आर एक्सेप्टिंग अ बेबी। खिजां की रात में मुश्किल था। मैं बिखरे पत्ते समेटता था। अजीब तर थी तुम्हारी यादें। मैं जिंदा रहकर ना जी सका था। चली थी मुझ में वो कैसी आंधी कि दिल का खमिया जड़ गया था। बहा था आंखों से मेरी आंसू, या कोई मनाजिर पिघल रहा था। मैं अपनी हस्ती के बुत कदे में वफा की मूरत बना रहा था। रुका हुआ था मैं जिसकी खातिर, वो मेरी खातिर ना रुक सका था। वो मुझ में तरा अज़ा बनकर जो दिल के मंदिर का देवता था। उसके दोनों बाजू खून से रसते हुए थे। गर्दन तक बहता खून अब कपड़े भिगोने लगा था। दम घुट रहा था। सांसों का राब्ता टूट रहा था। उसने आखिरी मनाजिर में देखा कि कोई उस पर झुककर उसके गाल थपथपा रहा था। वो जुरैज नहीं हो सकता था, शायद बिलाल था। डॉक्टर ने उसे रात ही डिस्चार्ज कर दिया था। अलवीना चुप थी, उसके हवास मुअत्तल थे। बिलाल उसे बेड पर लिटाकर चला गया था और फिर वापस नहीं आया। फूफो जाने कब आई थी। उन्होंने उसकी पेशानी छुई तो इन्हें अदरक हुआ कि वो अब भी बुखार में फनक रही है। लम्स पाकर अलवीना ने आंखें खोली तो कोई आसपास ना था। वो किस्मसाई और बाजुओं को हरकत दी तो दोनों पट्टियों में जकड़े हुए थे। सर उठाना चाहा तो माथे में ठेस सी उठी। बालकोनी से आवाज़ें आ रही थी। बालकोनी में यदस्ता बिलाल का रुख नीम हुआ था। उसके सामने ही कोई बूढ़ी औरत खड़ी कुछ कह रही थी। लीना को वो शनासा सी लगी, लेकिन पहचान में नहीं आई। तेरा इससे कोई झगड़ा हुआ है? कुछ कहा है तूने उसे? फूफो के लहजे में खफकी थी। बिलाल सपाट चेहरा लिए खड़ा था। देख बिलाल, फूफो ने रसान से उसका बाजू थामा था। वो मेरे भाई की आखिरी निशानी है, उस पर तरस खाया कर। वो थोड़ी टेढ़ी है, फिर जिन हालात से गुजरी है उन्होंने उसे और ज़िद्दी बना दिया है। उसकी बदतमीज़ी को बर्दाश्त कर जाया कर, उससे प्यार से पेश आया कर। बिलाल तब भी हम कुछ नहीं बोला, जैसे बहुत ज़ब्त कर रहा था। बल्कि मैं तो कहती हूँ। फूफो की आवाज़ें अब अलवीना को सुनाई दे रही थी। उनके लफ्ज़ कारी थे। अपने बच्चों का सोच बिलाल, वो माँ बनने वाली होगी तो कुछ नरम पड़ेगी, माँ बनेगी तो ख़ानदान का सोचेगी। मनान की मिसाल तेरे सामने है, कैसा बेकार हुआ करता था, अब बाप बनने वाला है तो यकसलत बदल गया है। कमरे में ये सुनकर अलवीना का बदन सुन पड़ गया था। उसका जिस्म हरकत करने से कासिर था, लेकिन जहन हाजिर था। वो सब याद दिला रहा था, वो सब रिश्तों का अदरक करा रहा था। अलवीना ने चेहरा मोड़ा तो देखा साइड टेबल पर उसका आईपॉड रखा था। उसने उठाया और मैसेज टाइप किया, फिर इन्हें डिलीट किया। चंद और मैसेज लिखे, लेकिन जवाब नहीं आया।
یہ دوسری بات تھا کہ وہ خط والا آدمی اس سے بیگانہ تھا۔ اس نے آئی پوڈ دور پھینک دیا اور بستر پر اٹھ بیٹھی۔ بلال ابھی تک سر جھکائے پھپھو کی نصیحتیں سن رہا تھا۔ پھپھو واپس نہیں گئی، دوسرے کمرے میں ہی موجود تھیں۔ بلال الوینا کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جاتا تو پھپھو یقیناً دیکھ لیتی اور اندر جا نہیں سکتا تھا۔ کھڑے کھڑے تھک گیا تو سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ تب الوینا کمرے سے نکلی، اس کے قدم لکھڑا رہے تھے، چہرے پر پرانے اور نئے زخموں کے نشان تھے، ہاتھ میں گتے کا ڈبہ تھا۔ بلال! اس نے بہت مدھم آواز میں پکارا تو بلال یکطلب چونکا۔ الوینا کام میں کھڑی تھی۔ مجھے کورٹ لے چلو گے؟ بلال کی نگاہیں استفہامیہ تھیں۔ جانے کیوں الوینا کا سر جھک گیا۔ ہم ابھی آ جائیں گے۔ بلال چپ رہا، اسے دیکھتا رہا۔ ضروری ہے جانا؟ شاید۔ وہ حواسوں میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن الوینا کو لگا تھا وہ آج اپنے مکمل حواسوں میں تھی۔ بلال نے کچھ کہا نہیں، کچھ مزید سنا نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں اتر کر گیراج میں آیا اور اس کے لیے گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کا رخ کورٹ کی جانب تھا۔ بلال نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ ایک مدبر خاموشی نے اسے حرس میں لے رکھا تھا۔ اس نے الوینا سے ایک لفظ نہ کہا۔ الوینا خود مخاطب ہوتی رہی تھی۔ میں بس 5 منٹ میں آ جاؤں گی۔ اپنے نتے بتا کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے سب اسے دیکھ رہے تھے۔ سرکاری وکیلوں کے چہرے، تاریخ میں کئی لوگ اسے پہچانتے تھے۔ وہ سب کو عبور کرتی مطلوبہ کمرے تک پہنچی، دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر آئی اور گتے کے ڈبے کو میز پر رکھ دیا۔ فون زوریز کے کان سے لگا تھا، خود بخود جھٹکا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے اچبا ہوا۔ موڈ خوشگوار تھا، جیسے کچھ بدلا ہی نہ تھا۔ الوینا نے ہونٹ بھیج لیے۔ وہ مخصوص رسومات آج غائب تھی۔ تمہیں دکھانے لائی ہوں کہ ایک شخص نے ابتدا میں ہی تمہارا احتساب کیا تھا، اور کیا خوب کیا تھا۔ میں احمق تھی جو اس پر یقین نہ کر سکی۔ میں بے وقوف تھی جو تم سے دل لگا بیٹھی۔ زریز نے گہرا سانس لیا اور ٹیک لگا لی۔ مجھے پتا ہے تم غصہ؟ الوینا کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، ابرویں تن گئی۔ وہ مخصوص سی الوینا بن گئی، ویسے ہی طنز کرنے لگی۔ تم نے اپنی بیوی سے اپنا حق وصول کیا ہے زریز۔ اس امر میں غصہ کرنے والی میں کون ہوتی ہوں؟ الوینا! زریز اب اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے برابر آیا تھا۔ یار، اسے ایک بیبی چاہیے تھا، دیٹس اٹ۔ اور تمہیں ہمیشہ سے وہ چاہیے تھی، دیٹس اٹ۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، پر تم نے کیا۔ الوینا کی آواز کانپی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے چھوؤ گے بھی نہیں۔ تم نے ایک جھوٹا وعدہ کیا۔ تم نے مجھے استعمال کیا۔ تم نے مجھ پر الزام مت لگاؤ الوینا، آئی ریئلی لو یو۔ پر تم نے تو محبت کو مذاق بنا دیا زریز۔ الوینا کو پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زریز نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ الوینا، سب مجبور کر رہے تھے۔ تمہیں انکل سلمان کا پتہ تو ہے، پھر فیملی کی عورتیں، تم بھی عورت ہی ہو زریز، مجبور اور معذور عورت۔ چوڑیاں کیوں نہیں پہن لیتے؟ اس کی آواز نبستہ بلند تھی۔ زریز کی پیشانی پر بل پڑے۔ تو تم مجھ سے لڑنے آئی ہو؟ نہیں۔ الوینا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ بس سب وکلاء کو تمہارا نجی بیک گراؤنڈ بتانے آئی ہوں۔ انہیں بتانے آئی ہوں کہ زریز حسن ایک مجبور انسان تھا۔ کل وہ اتنا مجبور تھا کہ ایک بوڑھے آدمی کے خوف میں آ کر اس کی بیٹی سے نکاح کر گیا۔ انہیں بتاؤں گی کہ اس نے نکاح کیوں کیا۔ انہیں بتاؤں گی کہ اس نے دراصل اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتا۔ ڈیڈ یو ڈیئر الوینا؟ زریز یکطلب بھڑکا۔ الوینا سہم گئی، لیکن برابر چیختی رہی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ تم نے مجھے ایکسپلائٹ کیا، جیسے ماضی میں تم نے اپنی بیوی کو ایکسپلائٹ کیا۔ تم ہر عورت کو ایکسپلائٹ کرتے ہو، تم سب کو استعمال کرتے ہو۔ تم نے ایک لفظ منہ سے نکالا تو میں تمہاری جان نکال دوں گا الوینا۔ وہ دبا دبا غرغرایا۔ الوینا چیختی رہی۔ میں تمہارا پول کھول دوں گی، تمہیں سب کے سامنے تماشا بنا دوں گی الوینا۔ آئی سیڈ شٹ دی ہیل اپ، اس نے بھڑک کر کہا، اور بے وقت چٹاخ کی آواز آئی۔ پھر کمرے میں قیامت کی سی خاموشی چھا گئی۔ الوینا کو گال پر تکلیف کا احساس ہوا، لیکن اس کے دماغ نے حقیقت کو جھٹلانا چاہا۔ نہیں الوینا، ایسا نہیں ہوا۔ نہیں الوینا، زریز نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے زریز کو دیکھا تو وہ کچھ مستعصل، کچھ نادم بھی نظر آ رہا تھا۔ الوینا کی گال کی تکلیف بڑھ گئی۔ تبھی دہلیز پر آہٹ ہوئی۔ چپڑاسی زریز کو بلانے آیا تھا۔ چپڑاسی کو دیکھ کر زریز کے تنے تاثرہ ڈھیلے
ढलक गए। वो अलवीना को देखे बगैर बाहर राहदारी में निकल गया। अलवीना साख्त और जामत खड़ी थी। जुरेज ने उसे थप्पड़ मारा। उसके जुरेज हसन ने हर एहसास महवर हो गया और तजलील का एहसास बाकी रह गया। फिर उसकी टांगों को तहरीक मिली। वो झटका के पलटी और राहदारी में चलती गई। जुरेज बरामदे में किसी शख्स के साथ खड़ा था। लोग आसपास थे। वकला खड़े थे। वो कदम बढ़ाती गई यहाँ तक कि जुरेज के करीब पहुंच गई। करीब पहुंचकर उसने जुरेज को बाजू से खींचकर अपनी जानिब मोड़ा। जुरेज चौंक गया और तभी अलवीना ने अपनी पूरी कुव्वत से इसके बाएं गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। एक लम्हे के लिए जैसे बरामदे में सुकूत छा गया। जुरेज बेयकीन सा खड़ा था। अलवीना ने झुककर अपना गत्ते का डब्बा उठाया। उसे बदला कहते हैं जुरेज। वो आंसू रोक कर फंकारी और पलट गई। कार में सरगोशियां होने लगी लेकिन अलवीना निकल गई। सफेद कार तक आई और झटके से इनकाबी दरवाजा खोल अंदर बैठ गई। चलो, उसने आस्तगी से कहा और दोनों हाथों से अपने लबों को छुपाकर कुदरत झुकते हुए सीट पर अटक गई। बिलाल ने फ्रंट मिरर में उसे देखा। उसकी आंखें छलक रही थी, उंगलियां कांप रही थी। वो सहमी हुई, डरी हुई थी। बिलाल ने चुपके से कार आगे बढ़ा दी। घर पहुंचने तक सुकून कायम रहा। कार रोककर बिलाल ने पलट कर देखा। वो उसी पोजीशन में बैठी थी। अलवीना अपने नाम पर चौंकी, बेसमझी से जैसे जानती ना हो वो कहाँ है। गेट डाउन, उतरो। वो उतर गई। डब्बा मजबूती से थाम लिया। बिलाल ने कार को रिवर्स गियर लगाया। कहाँ जा रहे हो? वो वाकई किसी शय से खौफजदा थी। आ जाऊंगा, उसने इशारे से बताया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो अंदर चली गई। गद्दे का डब्बा इख्तियार से कुर्सी पर रख दिया। बिस्तर पर लेट गई। दिमाग साए कर रहा था। ऐ लड़की, वो समझती थी वो जो करती है ठीक करती है। उसका हर फैसला, हर रवैया, हर अंदाज सही है। वो मगरूर है, बात नहीं मानती, जिद्दी है। हर धर्म जबान दराज। पर क्या इस सब की सजा इतनी बड़ी थी जितनी कि उसको मिली? वो सोचती जा रही थी। फिर उसे टेक्स्ट बॉक्स में लिखने लगी। लिखती जा रही थी, एक मैसेज दूसरा मैसेज, लेकिन जवाब नदीदा था। वो मोहब्बत करने वाला गुमनाम शख्स भी गायब था। उसने दराज खोली। उसे स्लीपिंग पिल्स की जरूरत थी। वहां ना मिली तो वो बैल्कनी पार करके बिलाल के कमरे में आई। दराज खोली तो देखा कि गोलियों की शीशी दराज पर ही पड़ी थी। उसे एक बेबी चाहिए था यार, डस इट। वो सब मुझे मजबूर कर रहे थे, फैमिली की औरतें, पर यहाँ हम अलग हैं जुरेज। उसने आस्तगी से सरगोशी की। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मैं अपना हर फैसला खुद करती हूँ। उसने चंद गोलियां निकाल कर हथेली पर रखी और इन्हें निगल ली। बिलाल 12:30 के करीब वापस आया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका रुख कमरे की जानिब था। उसने चाबी टेबल पर रखी, टाई उतार कर ड्रेसिंग पर फैलाई और शर्ट के बटन खोले। उसके हर काम में हुजलत नुमाया थी, जैसे वो बेचैन था या किसी चीज की जल्दी में था। शर्ट उतार कर उसने हैंगर से प्रेस शुदा नई शर्ट उतारनी चाहिए तो यकलक छटक गया। बिस्तर तक आया और वो सफेद दुपट्टा उठाया। ड्रैगन, मध्यम सी आवाज आई तो उसने पलट कर देखा। अलवीना सोफे पर लेटी थी। अब उठी थी तो उसके बाल कंधों पर बिखर गए। स्याह गाउन के खुले गले से उसके दुधिया बाजू झांक रहे थे। ड्रैगन, दोबारा कहकर वो सर झटकती उठी। लखड़ाते हुए बिलाल तक पहुंची। अपना बायां हाथ बिलाल बढ़ाकर उसने बिलाल के वरना सीने पर रखा। फिर दाएं हाथ से उसके सीने से पेट तक जाते ड्रैगन के जदीद टैटू को महसूस करने लगी। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, आंखें नींद से बोझल थी। अलवीना को ड्रैगन्स अच्छे लगते थे, उसने आस्तगी से कहा और होले से अपने लब ड्रैगन के लबों से जोड़े तो बिलाल को सीने पर नरमी का एहसास हुआ। उसने इतनी ही नरमी से उसका सर अपने सीने से हटाया। क्या अलवीना जहां दाद भूल गई है कि ये उसका कमरा नहीं है? मुझे मुझे ड्रैगन्स पसंद है बिलाल। वो बेख्याली में दोबारा उसके सीने पर झुक गई। बिलाल ने अचवे से उसे देखा। हुआ क्या है तुम्हें? फिर जैसे ही उसकी नज़र ड्रेसिंग पर रखी नींद की गोलियों की खुली शीशी पर पड़ी तो वो सब लम्हों में समझ गया। अलवीना को बर्वक्त खुद से अलहदा किया और सोफे पर गिरा कर लिटाया। अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनना चाहा। उससे पहले ही लखड़ा कर चलती अलवीना गिरती पड़ती उसकी बाहों में झूल गई थी। बिलाल की पेशानी पर बल पड़े। साफ नजर आ रहा था कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा। गोलियां क्यों खाई हैं? हाँ,
اس نے غصہ پیا۔ نیند سے جھولتی الوینا نے معصوم سا چہرہ بنایا۔ بھوک لگی تھی اور کہہ کر اس نے بڑے مزے سے اپنا بازو بلال کی گردن میں ڈال لیے۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے لب اس نے پھر بلال کے سینے پر رکھ دیے۔ ٹیٹو کا کھردرا پن بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا۔ بلال رونا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت شدت سے اس کا سینہ چومتے ہوئے وہ لہج رہی تھی۔ بلال نے اسے اس حرکت سے روکا، اس کا چہرہ تھام کر اپنے چہرے کے برابر لایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں کے کنارے سے نکل کر بہہ گئے۔ اپنی درمیانی انگلی اس کے بائیں گال پر رکھی۔ یہاں درد ہو رہا ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بلال بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اسے مسا بننے کی ممنیت تھی۔ اسے الوینا جہادات پر ترنیم کھانے کی بھی ممنیت تھی۔ وہ سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، پھر اس کے رخسار پر گرتے بالوں کو کنپٹی کے پیچھے آرتا۔ الوینا کے بادامی جھیلوں میں پانی بھرا کھڑا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنے لب اس کے بائیں رخسار پر رکھ کر جیسے بھول گیا۔ اور یہاں الوینا نے بلال کا ہاتھ تھام کر اس کی درمیانی انگلی اپنے سینے پر رکھی، دل کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں بھی بلال نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، اسے بلا رہی تھی، اسے اجازت دے رہی تھی۔ بہکنے میں کیا مسافت ہے؟ اگر حسن کی اجازت ہے تو معاہدوں کا کیا کرنا ہے؟ اس نے الوینا کے مخملی وجود کو دونوں بازوں میں اٹھایا اور بستر پر لٹا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اتنی ہی نرمی سے اس نے اس بار اپنے لب الوینا کے سینے پر دائیں طرف رکھے۔ وہ کسمسا گئی، اس کے بالوں کو تھام گئی اور وہ سر اٹھائے اب پیاسی نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کے لبوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ یہاں درد ہے۔ الوینا نے سر ثابت میں ہلا کر آنکھیں موند لیں۔ بلال نے بڑے حق سے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کیا، پھر اپنی گود میں اس کا سر رکھ کر فصل سے اسے چومنے لگا۔ اس کے بال اس کی گردن چومتے چومتے تھک گیا تو الوینا کا سیاہ گاؤن اتار کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی مخملی کمر پر لب پھیرنے لگا، ٹانگوں پر لمس چھوڑنے لگا۔ وہ نیند کی آغوش میں تھی، لیکن بلال اسے اپنی آغوش سے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کالونی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، تاریکی چارسو تھی، لیکن وہ کمرے کے اندھیرے میں مدہوش اسے برابر چوم رہا تھا۔ اسے برہنہ کرنے کے بعد وہ خود لباس سے بیگانہ ہو گیا تھا، سیر پر سیر ہو رہا تھا۔ وہ بار بار جاگ رہی تھی، کسمسا رہی تھی، اس کے لمس تلے کانپ رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے بلال، بلال درد، وہ مدہوشی میں کہہ رہی تھی۔ بلال سن نہیں رہا تھا۔ وہ پہلے روئی تھی، اب رو رو کر بھی تھک گئی تھی۔ بلال کو ہوش خون آلودہ بستر دیکھ کر آیا۔ اپنے سارے ارمان پورے کرنے کے بعد وہ اس کی سسکیوں سے متعارف ہوا۔ خدا کی پوجا کرتے کرتے وہ خدا بن گیا۔ وہ اس کی شدتیں اب برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ بلال کو ساخت پا کر اس کی آنکھیں مزید بھر آ گئی تھی۔ الوینا اسے سن پا کر لہذ کر اٹھی اور خود کو لہو سے سنی بیڈ شیٹس میں چھپائے اس کے کمرے سے نکلی، اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کمرے کا دروازہ لگایا کہ ممتا وہ پھر نہ آ جائے۔ مجھے معاف کر دو، وہ بڑبڑا رہی تھی، ہاتھ جوڑے وہ سجدے میں گری تھی، بلک رہی تھی۔ مجھے بتا دو میں کہاں جاؤں، مجھے بتا دو میں کیا کروں۔ وہ نیند سے بوجھل تھی، خون آلودہ چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ اپر لیفٹ کمرے میں بلال ابھی تک ساکت بیٹھا تھا، لال و لال بیڈ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار تمہیں اپنے راز میں شریک کرنے آئی تھی، پہلی بار تمہیں خود کچھ بتانے آئی تھی، پہلی بار تم سے مدد چاہتی تھی، پہلی بار تمہاری ہمدردی چاہتی تھی، لیکن تم نے۔ اس نے لیمپ اٹھا کر دور مارا۔ غم و غصہ ایک ہو گیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی الوینا بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ اسے توڑ پھوڑ چکا تھا۔ الوینا کا بدن کانپ رہا تھا، کہیں پناہ نہیں تھی۔ زمین اس پر تنگ، زمین کے لوگ اس پر حاوی تھے۔